फ़हमीदा रियाज़ ने एक बड़ा अच्छा बच्चों के लिए जो सिलसिला शुरू किया था, जिसमें उन्होंने बच्चों की ऑक्सफ़ोर्ड सीरीज़ के तहत किताबें लिखना शुरू की। उसमें उन्होंने सुरघातों की कहानी में वो 7 मछेरे भाई दिखाए कि जिनमें से 6 को एक बड़ी मछली हज़म कर गई, यानी खा गई, वो शिकार खेलने गए। तो 7वें भाई ने गाँव वालों की मदद से उस मछली को कैसे ठिकाने लगाया। इस कहानी से तो लगता है कि वो मछली वापस से हमलावर हो गई है शहर पे। अब आपको पता है कि मसाइल वैसे ही इतने अजीब लेयर्स में होते हैं कि कुछ फैमिलीज चाहती नहीं है कि लड़कियां पढ़ें। उनके घर वालों को समझाएं कि हम एक सिक्योर माहौल देंगे आपको, फीस भी नहीं ले रहे, कैमरे भी लगे हुए हैं। तो वो कहते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारी बेटी आपके इंस्टीट्यूट तक पहुँचेगी कैसे। तो यहाँ ला के छोड़ा है कराची शहर को कि बच्चे किस तरह से तालीमी इदारों में पहुँचेंगे इन सड़कों के साथ, कुछ समझ नहीं आता। कराची में चंद बूंदें गिरती हैं और दिल बैठ जाता है। दिल बैठने की वजह यह है कि समझ नहीं आता कि अब इन सड़कों से कौन कहाँ पहुँचेगा। इसी वजह से आज शहर में जैसे ही बारिश शुरू हुई तो हमें ये लगा कि ऑन अब्बास साहब ये पॉडकास्ट होस्ट करने के लिए ऑफ द स्कूल नहीं पहुँच सकेंगे, और ऐसे ही हुआ, जिसके बायस मुझे बहुत जल्दी यहाँ पहुँचना पड़ा ताकि हम मुनीबुल हसन रज़ा साहब से बात कर सकें। मुनीब भाई हमारे दोस्त हैं, और मुनीब भाई आपका कराची में बहुत काम है अदबी हवालों से, तदरीस के हवाले से। तो पहले तो ये बताएं कि कराची शहर ऐसा ही रहा है कि चंद बूंदें गिरें और निज़ाम ज़िंदगी दरहम भरम हो जाए। अच्छा देखें, जहाँ तक बात आप कराची की करेंगे ना, तो कराची जब अंग्रेज़ों के दौर में, या यूँ कह लें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब मीरों और तालपुरों से कराची छीना बज़ोर ताकत, वो भी एक हमारी खूनी तारीख़ का एक वाक़या भी कहा जा सकता है कि जब ये अफ़गानिस्तान की तरफ अंग्रेज़ों की फ़ौज कशी शुरू हुई और उन्होंने जाते हुए देखा कि यार ये बड़ी ज़बरदस्त एक बंदरगाह हो सकती है, और पूरे एशिया में शायद मैं आपको कहूँ कि हवाई अड्डा जो है वो सिर्फ कराची में इसीलिए तामीर किया गया क्योंकि पहली और दूसरी जंग अज़ीम के दौरान अंग्रेज़ को जो बार बर्दारी की चीज़ें दरकार थी वो कराची से बेहतर किसी बंदरगाह से नहीं मिल सकती थी। पहली बात। अच्छा, आप बंदरगाह और हवाई अड्डे के माने भी बताएं, डिस्क्लेमर, ताकि आजकल हमारी जो ऑडियंस है उनको हर लफ्ज़ मुश्किल लगता है। अच्छा जी, ये जो हम कहेंगे पोर्ट सिटी तो इसका मतलब हो जाएगा कि बंदरगाह हो जाएगी, और हवाई अड्डा जब हम कहेंगे तो वो एयरपोर्ट हो जाएगा। तो फिर ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने इस शहर को कराची अब हवाई अड्डे की तरह खड्डा सा हो गया है। वो असल में उसकी एक वजह ये भी है कि कराची सिर्फ हवाई अड्डे के आसपास का कराची हमें नज़र आता है जहाँ पर हमारे गैर मुल्की मेहमान कराची देख सके। मैं और आप जो कराची देखते हैं ये वो कराची नहीं है जो हकीकत में कराची है। हकीकत में कराची अगर हमें देखना हो तो ओल्ड सिटी एरिया में जाना पड़ेगा, जहाँ आज भी कराची की वो पुरानी ज़िंदगी ना सिर्फ सांस लेती हुई नज़र आती है, बल्कि वहाँ के लोग भी उसी तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसा कराची उनकी हिजरत के वक्त में था, या उनके आबाओ अजदाद की हिजरत के वक्त था, या जैसा कराची हमें किताबों में नज़र आता है। मसलन कराची पर छपने वाली जो पहली किताब है मलका मशरिक महमूदा रिजविया की, उसमें उन्होंने कराची की तारीख़ का बड़ा खूबसूरत जायज़ा लिया, और उसमें उन्होंने बताया कि कराची के अदीब कैसे थे, कराची के शौरा कैसे थे, बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि वो जिसे आज हम एक मेट्रोपॉलिटन या कॉस्मोपॉलिटन सिटी भी कह रहे हैं, वो खारा माची इसलिए था कि इसके आसपास की जो बंदरगाह थी उसका पानी खारा था, लिहाजा ये खारा दर और मीठा दर दो नाम पड़ गए। तो और वो जो केटी, जो यानी केटी से मुराद वो जेटी जहाँ पे छोटी कश्तियाँ लाकर लंगर अंदाज की जाती थी, उनकी वजह से भी कराची की तारीख़ी अहमियत बहुत बड़ी, और असल में तो ये हकीकतन एक मछेरों की बस्ती ही नज़र आता है। फिर फ़हमीदा रियाज़ ने एक बड़ा अच्छा बच्चों के लिए जो सिलसिला शुरू किया था, जिसमें उन्होंने बच्चों की ऑक्सफ़ोर्ड सीरीज़ के तहत किताबें लिखना शुरू की। उसमें उन्होंने सुरघातों की कहानी में वो 7 मछेरे भाई दिखाए कि जिनमें से 6 को एक बड़ी मछली हज़म कर गई, यानी खा गई, वो शिकार खेलने गए। तो 7वें भाई ने गाँव वालों की मदद से उस मछली को कैसे ठिकाने लगाया, और उनकी यादगारें आज भी हम माड़ीपुर का जब फ्लाईओवर उतरते हैं तो उसके उल्टे हाथ पर वो जो सुरघातों वालों सारे भाइयों की कब्रें हैं, वो इस बात की यादगार हैं कि कराची कितना कदीम शहर है। तो कराची हमेशा से ऐसा नहीं था, और मेरा ख्याल है कराची शायद अपनी तारीख़ में भी कभी ऐसा नहीं था, लेकिन जैसा कराची अब हो रहा है तो कभी कभार ये गुमान होता है कि अब शायद ये दोबारा खारा माछी वाला दौर वापस ना आ जाए। इस कहानी से तो लगता है कि वो मछली वापस से हमलावर हो गई है शहर पे। अब क्या करेंगे हम।
अच्छा देखें, जब हम कहेंगे कि कराची पर किसी चीज़ का हमला हो रहा है, तो ये शहर सिर्फ़ और सिर्फ बैरूनी हमलावरों की ज़द में नहीं रहा, बल्कि अंदरूनी सतह पर भी इस शहर में जो लिसानी या सियासी या समाजी, बल्कि यूँ कह लीजिए कि मुआशी तनाज़ात भी जो इस शहर के साथ जुड़े रहे हैं, उसको देखकर तो बिल्कुल ये लगता है कि चंद छोटी-छोटी मछलियाँ जो हैं, वो किसी बड़ी मछली को आने का रास्ता फ़राहम करती हैं, और वो फिर जो है पूरे शहर को हड़प करने की कोशिश में या तो किसी बड़े देव से टकरा जाता है, या फिर वो अल्लाह छोटी अकबर। मछलियाँ जो हैं उसके लिए रास्ता फराहम कर देती हैं। ये बहुत इस्ताराती मैंने बात कर दी, इसको आसान अल्फाज में हम यूँ कर लेते हैं कि जब 1857 में अंग्रेज़ों ने कराची को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया, या इसको और आसान यूँ भी कर लें कि जब अंग्रेज़ के दौरे तसल्लुत में कराची आ गया और वाइसराय ने ये फैसला किया, या उसकी प्रीवी कौंसल जो होती थी कि जी बम्बई को सिंध का हिस्सा बना दिया जाए, और फिर उसके बाद कराची की अहमियत तो बम्बई की बंदरगाह जैसी हो गई। ये जब अलग हुआ, तो जो लोग कराची को एक पोर्ट सिटी बनाने के लिए आगे आगे थे, अब वो इस शहर को सूबाई दारुल खिलाफा बनाने के ख़िलाफ़ हो गए, क्योंकि ऐसी सूरत में उनके मफादात को ज़रब लगने का अंदेशा भी था, और एक मसला ये था कि कराची क्योंकि उस वक्त पूरा हिंदू बनियों और महाजनों के तसल्लुत में था, ये यूँ कह लीजिए कि वो जो हमने कहा कि जी वो तमाम लोग जिनके नाम पर आज भी कराची में पुरानी इमारतें हैं, ये वो तमाम लोग हैं जो कराची में बड़े प्रॉस्परस थे तसल्लुत और में तो गुरु अब भी भी कर रहे थे। बनियों और महाजनों के ही है, उन्होंने को आपने कलमा पढ़वा दिया अब। बस वो शायद उसकी वजह ये हुई है कि हमें ऐसा लगा कि तकसीम के बाद जो है ये बनी और महाजन जो है वो हिजरत कर जाएंगे, तो वो हिजरत तो कर गए, लेकिन वो काले अंग्रेज़ की जो इस्तेलाह हम इस्तेमाल करते हैं उस सूरत में हमारे पास मौजूद रहे। तो वो वैसे ये जो काले अंग्रेज़ की इस्तिलाह क्या है, और ये कोई रेसिस्ट इस्तिलाह तो नहीं है? आजकल जैसे ही कोई रेसिस्ट इस्तिलाह इस्तेमाल हो तो उस पे फिर एक बैकलैश भी आता है। वो असल में हुआ ये कि लॉर्ड मैकाले का जब निज़ाम तालीम आया, तो उस वक्त लोगों ने कहा कि भाई इससे अंग्रेज़ तो पैदा होंगे ज़रूर, लेकिन वो जहन से अंग्रेज़ होंगे, रंगत उनकी वही रहेगी। तो जब से ये यानी काले वो अंग्रेज़ की ब्राउन, इस्तेलाह जो है वो हाँ इस्तेमाल मतलब की हम जाती तो है। क्योंकि हिंदुस्तान और जो बड़े सगीर के लोग हैं ये तो ब्राउन कहलाते ना। जी जी बिल्कुल, तो वो काले अंग्रेज़ की इस्तेलाह वो हमने इस तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दी। अच्छा देखिए, जो सूरत हाल कराची में है, ऐसा लगता है कि काले पानी की सज़ा दी हुई है हमको। आप देख रहे हैं कि जो जहांगीर रोड का हाल है, और ऑन द बादशाहबाद मौजूद नहीं है, लेकिन उनका बड़ा सोशल मीडिया पे काम है जहांगीर रोड की तामीर में, और क्या क्या यहाँ पे सूरत हाल होती है। तो इस तरह की कई एक सड़कें हैं कि जो अब टूट गई हैं। अब उससे मसला क्या है? मसला ये है कि जो तुलबा तालिबात पढ़ने के लिए आ रहे हैं, हमारे पास ऑफ द स्कूल में आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। अब आपको पता है कि मसाइल वैसे ही इतने अजीब लेयर्स में होते हैं कि कुछ फैमिलीज़ चाहती नहीं है कि लड़कियां पढ़ें। उनके घर वालों को समझाएं कि हम एक सिक्योर माहौल देंगे आपको, फ़ीस भी नहीं ले रहे, कैमरे भी लगे हुए हैं। तो वो कहते हैं ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारी बेटी आपके इंस्टीट्यूट तक पहुंचेगी कैसे? तो यहाँ लाके छोड़ा है कराची शहर को कि बच्चे किस तरह से तालीमी इदारों में पहुंचेंगे इन सड़कों के साथ, कुछ समझ नहीं आता। अच्छा हाँ, ये बात बिल्कुल मुझे भी बहुत ज़्यादा बॉदर करती थी, और मैं इसका एक बहुत पर्सनल एक्सपीरियंस आपको भी शेयर कर देता हूँ कि मेरे घर पर मेरी अहलिया और मेरी बहन दोनों ही अल्हम्दुलिल्लाह पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अहलिया मेरी एमफिल टीचर्स एजुकेशन है, लेकिन बहुत अरसे से तालीम से सिलसिला उनका मुनक़ते था। तो मैंने ये सोचा कि यार उनको क्लासरूम का माहौल सिखाना चाहिए, क्योंकि हम कुछ वकला और दोस्तों में उठते बैठते हैं, वो कहते हैं यार घर टूटने के जितने केसेस हमारे पास आ रहे हैं, अदम बर्दाश्त उसमें सबसे बड़ा मसला है। तो मैंने सोचा यार मैं तो टीचर हूँ, और मैं घर वालों में अपने बर्दाश्त का रवैया कैसे पैदा कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि क्लासरूम से बेहतर कोई जगह ऐसी नहीं जो आपको सब्र करना सिखा सके। लिहाजा ऑफ द स्कूल में जो ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर होना शुरू हुए, और जो हम हाइब्रिड मॉडल पर गए, तो मैंने अपने घर में से अपनी बहन को, अपनी अहलिया को, बल्कि अपनी वालदा को भी कहा कि भाई आप इन लोगों के साथ बैठ के क्लास लें। क्या है कि वो 2 घंटे जब आप क्लासरूम के माहौल में बैठेंगे, तो खुद ब खुद सब्र का मादा आपके अंदर डेवलप होना शुरू होगा, और इससे फ़ायदा ये होगा कि आप अपने हर फैसले में थोड़ा सा पुख्तगी से और सब्र से काम लेंगे, क्योंकि हम भी जानते हैं कि जो उजलत के फैसले होते हैं वो बाद में बहुत ज़्यादा देरपा साबित होते हैं, और उनका नुकसान तादेर महसूस करना देखिए, पड़ता इसका है। एक पहलू तो ये है ना कि ऑनलाइन क्लासेस ऑफर हो रही हैं, ठीक है, ये एक रीइंफोर्समेंट मॉडल है, कोई ट्रैवल नहीं कर सकता, कम्यूट नहीं कर सकता, उज़र। लेकिन ये जो लोग मुल्क चला रहे हैं, इन्होंने तो पूरी कौम को एक ऐसी परेशानी में मुब्तला कर दिया है कि हर आदमी तो ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकता ना। स्कूल पढ़ने के लिए बच्चे को आना है, दफ्तर के लिए जाना है। तो ये तो शहर की जो आर्किटेक्चर की सूरत हाल है, इस पर जो है क्या लिखा गया है कि कराची के बारे में कि शहर हमेशा से ऐसे ही था, या इसकी जो तनज़्ज़ुल ये है, ये बर्बादी है, इसमें किस किस का हाथ है, और ये कब से शुरू हुआ सिलसिला?
अच्छा देखें, ये सबसे बड़ी मज़ेदार बात है कि कराची शायद हिंदुस्तान यानी मुत्तहदा हिंदुस्तान के बरसग़ीर के उन चंद एक शहरों में शामिल था जिनमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का निज़ाम जो है वो बहुत इब्तिदा से चला आ रहा है। यानी कराची बल्दिया की तारीख़ 1844 के आसपास से शुरू होती है और बशीर सदोज़ई साहब ने ये बड़ा अहम काम किया है। वो KMC के मीडिया मैनेजमेंट के शोबे से रिटायर हुए हैं। उन्होंने कराची बल्दिया की तारीख़ जो है ना मुतय्यन कर दी और उसको एक रिसर्च बुक की सूरत में छाप भी दिया। और बल्दिया कराची साल ब साल के नाम से छपने वाली ये किताब हमें बताती है कि पहले शहर में कुओं के ज़रिए मीठे पानी की फराहमी कैसे शुरू हुई, फिर शहर में ग्रेटर बल्क वाटर सप्लाई की स्कीम किस तरह शुरू हुई, बल्दिया कराची ने किस किस तरह काम करना शुरू किया, टैक्सेस किस तरह लगाने उन्होंने शुरू किया, जिससे हमें पता चलता है कि शहर में शहरी इंतज़ामिया कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती थी करती थी लेकिन आजकल शायद उसके एग्जिस्ट ना करने की एक वजह ये भी है कि कराची वालों की, मुझे ज़ाती तौर पर ऐसा लगता है, जो मैंने कराची पे चीज़ें पढ़ी या कराची के फसादात की तारीख़ ख़ास तौर पर जानी, हर 10, 15, 20 साल बाद अहले कराची कि वो जो क़ुव्वत बर्दाश्त का एक इम्तिहान है ना, टेस्ट केस के तौर पे लिया जाता है। मसलन हमने देखा कि जी वो 1972 में वज़ीर आज़म साहब मुल्क से बाहर गए हुए हैं, तो उनके टैलेंटेड कज़न जो हैं उन्होंने एक लिसानी बिल पेश कर दिया और पूरे कराची में एक तरह से हंगामा सा बर्पा हो गया और जगह जगह जलाओ घिराव होने लगा। ये लियाकताबाद पे शौदाए उर्दू की वो कब्रें और वो मस्जिद अभी भी मौजूद है, जिससे हमें पता चलता है कि भाई उर्दू बोलने वालों ने, या यूँ कह लीजिए कि इस शहर से मोहब्बत करने वालों ने इस शहर में रहने की क्या कीमत अदा की है, या उनके आबा व अजदाद एक समंदर पीछे छोड़ आए थे और इस शहर में आकर भी जब उन्हें समंदर का मुंह देखना पड़ा तो अब उनको लगा कि अब ये शायद उनकी आखिरी हिजरत होगी। और इसीलिए इंतज़ार हुसैन ने अपने एक नावल आगे समंदर है में इस बात का जिक्र भी किया कि भाई हिंदुस्तान से निकले थे तो शायद कहीं समंदर था, कराची से आगे निकलेंगे तो अब समंदर के अलावा कुछ नहीं। और ये उस ज़माने में एक सियासी बयान के तौर पर भी बहुत मशहूर हुआ कि सिंध से लोग अगर कराची आते हैं तो उनके पास कोई ठहरने का ठिकाना होता है कराची की सूरत में, कराची से लोग निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, उनके आगे सिर्फ समंदर है। कराची भी सिंध में ही है और ये कि पूरे मुल्क से लोग कराची आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से सिर्फ उर्दू बोलने वालों ने नहीं, तमाम ही ज़बानें बोलने वालों ने हर तरह से मसाइल का सामना किया है। अगर पानी किसी के घर में नहीं आया तो जाहिर है कि वो ज़बान देख के तो नहीं आता कि किस इलाके में पानी पहुंचाना या नहीं पहुंचाना, वो वाटर टैंकर माफिया का मसला अपनी जगह पर है। लेकिन तो कराची की जो कॉस्मोपॉलिटन होने की जो खूबसूरती है, जहाँ पर इसने हमें बहुत सारी खूबसूरती भी दी है, तो वहाँ पर कभी ऐसा क्यों नहीं हो सका कि जो हमारे शहरी मसाइल हैं, जहाँ पर तो वसाइल की किल्लत है, आपके इख्तियार नहीं मिल रहा लोकल गवर्नमेंट को, तो इस हवाले से क्या सियासी अदबी वजूहात आपको लगती हैं कि कोई एक ऐसी तहरीक नहीं उठ सकी कि जो शहर के लिए उठती, जो किसी मज़हब के नाम पर, किसी ज़बान के नाम पर ना होती? अच्छा, ये आपने बड़ी मज़े की एक बात की और इससे मुझे 2-3 और तारीख़ के जो और आके उनको खोलने का मौका भी मिला कि शहर के रहने वालों ने, यानी अहले कराची ने ख़ास तौर पे 2-3 दफ़ा मॉब क्राइसिस की सूरत में, या यूँ कह लीजिए कि एक करिस्मेटिक अथॉरिटी की सूरत में उन्होंने काम करने की कोशिश की। मसलन ये जिस बिल का मैंने जिक्र किया, लिसानी बिल, ये इर्रिवोकेबल हो गया, हुकूमत ने इसको वापस लिया और हुकूमत ने कहा भी कि भाई हम जो है वो उर्दू और सिंधी के तनाज़े को आगे नहीं छेड़ेंगे कभी। इसके अलावा कराची में एक तालबा की हलाकत का वाक़या, वो एक बस उस तालबा को कुचलती हुई कराची यूनिवर्सिटी के सामने से गुजर गई, पूरे शहर में हंगामे फूट पड़े। इसके अलावा शहर में वो जो एक, हम यूँ समझ लें कि पूरा एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया था कि नुमाइंदगी के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था, तो उर्दू बोलने वाले चंद दानिश्वर आगे आए, या यूँ कह लीजिए शहर के चंद दानिश्वर आगे आए, लेकिन वो उसको मोबिलाइज और चैनलाइज इसी वजह से नहीं कर सके कि उनके साथ उनके लोग मौजूद नहीं थे। दूसरा, उनकी तहरीक की रूट्स वो शहरियों तक नहीं पहुंची थी। तो मेरा ख्याल है कि अगर कराची में कोई काम होता है अदबी और समाजी या सियासी हवाले से भी, तो तमाम स्टेक होल्डर्स को तो एक साथ बैठना पड़ेगा। मसलन आरिफ हसन साहब सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि मेरा ख्याल है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड आर्किटेक्ट भी हैं, टाउन प्लानर भी हैं, अर्बन प्लानर भी हैं, औरंगी पायलट प्रोजेक्ट का मंसूबा बनाने वाले हमीद अख्तर, परवीन रहमान, ये सब वो लोग हैं जिनकी चीज़ों से हम आज भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस्तिफ़ादा करने की एक सूरत तो ये होगी कि उन्होंने कराची के मसले की जिस तरह निशानदही की है, पहले तो उसको समझें। आरिफ हसन साहब की बहुत मशहूर किताब है तफ़हीम कराची, शहरी मसाइल और मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी। उसका सिर्फ आप दिबाचा देख लें, उसके इब्तदाई असबाक देख लें, तो अंदाज़ा होगा कि उस किताब में कराची को किस तरह समेट दिया गया। फिर सिर्फ वही किताब नहीं, आगे आने वाले अदवार में हमने ये देखा कि सिर्फ उर्दू बोलने वाले नहीं, पाकिस्तान में रहने वाले नहीं, बल्कि अंग्रेज़ों ने भी, इनफैक्ट और दीगर लोगों ने भी
कराची के बारे में रिसर्च भी की और उसको पब्लिश भी किया। और अदबी हवाले से तो कराची रिप्रेजेंट गालिब के ख़त से हो रहा है, यानी गालिब अपने ख़त में लिख रहे हैं कि भाई सुना है कि अंग्रेज़ों ने कराची नाम की एक बंदरगाह जो है वो दरियाफ़्त की है और उसको वो बंदरगाह के शहर के तौर पे तरक्की दे रहे हैं। तो गालिब क्योंकि कलकत्ता घूम कर आए थे, उन्होंने वहाँ की बंदरगाह देखी थी, वो उसको कराची यानी कराची की बंदरगाह से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में नून होता था, अब तो नून नहीं रहा कराची में। वो दरअसल ये यूं कह लीजिए कि मजाक के तौर पर भी किसी ने कहा भाई कराची है लफ्ज़ या कराची है, तो कराची वाला के नाम से अख्तर बलूच ने अपने ब्लॉग्स का सिलसिला भी शुरू किया। वो नाम इसलिए भी मारूफ हो गया कि नॉर्मली हमारे यहाँ नेज़लाइज साउंड्स जो हैं वो प्रोनाउंस हो जाते हैं उर्दू में ख़ास तौर पे, तो नून गुन्ना और नून बिल ऐलान और नून बगैर ऐलान के, उसमें ये चीज़ हो गई कि कराची भी प्रोनाउंस करने लगे। और रवानी में हम किसी से पूछा हाँ भाई मियाँ कहाँ के, तो कहा भाई कराची के हैं। अच्छा, आपने आरिफ हसन साहब की बात की, उनके किताब के दिबाचे की। आरिफ हसन साहब क्या ज़बरदस्त शख्सियत है, मैंने बहुत से सेशन उनके अटेंड किए हैं, लेकिन दिबाचा अब कौन पढ़ेगा? यहाँ पर कराची में जो एक पढ़ने लिखने की हमारी रिवायत होती थी, रीडिंग सर्कल्स थे, लाइब्रेरीज थी, वो तो सब हमें ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसी सूरत में क्या सूरत हाल है कराची के अदबी मंजरनामे का, कौन लोग पढ़ रहे हैं? और आपने भी एक किताब लिखी है कराची के हवाले से, तो उसके हवाले से भी कुछ बताइए हमें कि वो किताब क्या है और वो कौन किताब पढ़ेगा? अच्छा हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हम बहुत अरसे से एक नॉन रीडिंग नेशन बनने की तरफ सफ़र कर रहे थे, लेकिन इस बार शायद हमारी तनज़्ज़ुली में बहुत तरक्की आई और हम तेज़ी से वाह, नॉन क्या रीडिंग, बात है, तनज़्ज़ुली में तरक्की आई है। तो हम लेकिन नॉन रीडिंग नेशन बहुत तनज़्ज़ुली तेज़ी से तरक्की बन नीचे गए। होगी, जी और जी, हाँ, तरक्की माकूस हो ये गई है। गलत इशारा होगा तो नीचे सही। तो हुआ ये कि देखें, हम देखते हैं कि दुनिया में चलें, हम ये देखते हैं कि हमारा कल्ट क्या है, यानी हम किसको फॉलो करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ लोग नॉर्मली जो है वो सियासी और मजहबी लीडरान से इम्प्रेस होते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं, उनको फॉलो भी करते हैं, और ये अच्छी चीज़ है। दुनिया में कोई ना कोई आपका रोल मॉडल होना चाहिए, हर आदमी रोल मॉडल पैदा करता है। लेकिन हमने ये देखा कि बैरूनी दुनिया में जो लोगों के रोल मॉडल हैं वो किताब पढ़ते हैं। हर साल के अख्तिताम पर हर बड़ा आदमी, यानी बड़े आदमी से मुराद ये वो आदमी जिसको देखकर आप कुछ सीख सकें। वो जो मौलवी अब्दुल हक ने नामदेव माली नाम का एक खाका लिखा, उसमें उन्होंने बता दिया कि बड़ा आदमी कौन होता है। वो था माली, मौलवी साहब अपने कमरे की खिड़की से उसे काम करता हुआ देखते रहते थे, लेकिन 2 जुमलों में मौलवी साहब ने ये बता दिया कि भाई एक तो खाका यानी कैरेक्टर स्केच किसी भी आदमी का लिखा जा सकता है, चाहे वो माली हो या चौकीदार। मज़े की बात है कि मौलवी साहब ने अपनी किताब चंद हम असर में एक चौकीदार का भी खाका लिखा है जो घंटी बजाया करता था, और एक दिन उसके ना आने से उनको पता चला ये तो रुखसत हो गया, दुनिया से चला गया। इसी तरह नामदेव का उन्होंने लिखा कि उसको ना सिले की तमन्ना थी ना सताइश की परवाह थी, वो लोगों से अपनी मेहनत का मुआवजा लेने से इनकार कर देता, जड़ी बूटियों के साथ रहते रहते उसने बच्चों के इलाज में भी महारत पैदा कर ली थी। और उन्होंने कहा बड़ा आदमी वही है जो अपने काम से बड़ा हो। तो हकीकतन जो बड़े लोग हैं दुनिया में जिन्होंने कुछ अपने असरात मुरतब किए हैं, कोई अनमिट नकूश छोड़े हैं दुनिया की तारीख पर, वो पढ़ते हैं। 2021, 22, 23 या कोई भी साल हम उठा लें, हर साल के अख्तिताम पर हर बड़ा अच्छा अंग्रेज़ी अखबार या उर्दू अखबारात भी किसी हद तक मुस्तशनियात में है कि वो ऐसी किताबों की फहरिस्त शाया करते हैं जो छपी और पढ़ी भी गई। लेकिन किताब छप रही है 22 करोड़ 23 करोड़ आबादी वाले मुल्क में, 1 एडिशन, 2 एडिशन, 3 एडिशन। और किताबें पॉपुलर कौन सी हो रही हैं? वो जो हम यूं कह लीजिए कि रेल के सफ़र के दौरान पढ़ना चाहें, जिससे हमें हंसी आए, मसलन हंसी का गोलगप्पा या वो आई हंसी, लतीफ़ों की किताब पढ़ लें लोग, या आखिरत की तमन्ना बहुत है लोगों को, और अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, लाइफ हेयर आफ्टर लाजमी सी बात है, हम उसके बारे में बहुत पढ़ना चाहते हैं। तो उस किताब का शायद मुसन्निफ, मज़े की बात है, नामालूम है, लेकिन वो बेतहाशा बिकती है पाकिस्तान में किताब। तो ऐसा नहीं कि किताब लिखी नहीं जा रही है। सोशल मीडिया के तूफ़ान के बाद अब तो हर आदमी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है ना, तो क्या लोग किताब ख़रीद रहे हैं या फिर वो कंटेंट इंटरनेट से पढ़ रहे हैं? देखें, ये बात अच्छी है कि किताब पहुंच रही है और किताब अपना सफ़र करिए, चिराग से चिराग जल रही है। पाकिस्तान भर में होने वाले अदबी मेले, पाकिस्तान भर में लगने वाले कुतुब मेले, और अब तो छोटे छोटे और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने भी कुतुब मेले लगाना शुरू कर दिए कि वो 4-5 पब्लिशर्स को इनवाइट करते हैं और उनकी किताबें जो है वो रियायती कीमतों पर तुलबा को दस्तियाब होती हैं। तुलबा बहरहाल किताब पढ़ लें, रिसर्चर्स किताब पढ़ लें, लेकिन वो जो हमारा मासिस का शिकवा है कि मासिस किताब नहीं पढ़ ले, उनको किताब पढ़वाने का एक ही तरीका है कि हमारे सियासी रहनुमा अपनी पढ़ी हुई किसी किताब की फहरिस्ती दे दें, जो किताब उन्होंने पढ़ी है, जिसको फॉलो करते हैं। जी, वो हिस्ट्री में फिक्शन जो तक की जी, वो उसमें असल में उन्होंने जिस अंग्रेज राइटर का नाम लिया उसको खुद अंग्रेज भी नहीं अब पढ़ते, फ्रांसिस बेकन जो आदमी है। अच्छी बात है ना कि अगर किसी पुराने लिखारी को पढ़ रहे हैं तो उस पर क्या एतराज़ है आपको? नहीं, लिखारी को पढ़ने पर एतराज़ नहीं, उसकी अंग्रेजी ऐसी है कि मसलन उसमें एक लफ्ज़ होगा 2, अब वो हमारे यहाँ उसके सही तलफ़ुज़ करने वाले कितने लोग बचे हैं, या उसमें लिखा होगा THUS, तो उसका सही तलफ़ुज़ कितने लोग कर लेंगे। तो वो मुश्किल राइटर है। हमारे सियासी रहनुमाओं को उन राइटर्स को उठाना चाहिए। मैं उनको कोई तजवीज़ तो क्या दूंगा, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि जिस तरह बिल गेट्स,
एलॉन मस्क की, तमाम लोग कोई टेक बुक पढ़ते हैं, उसका रिव्यू शेयर कर देते हैं, पॉडकास्ट बना देते हैं। सिटीजन जर्नलिज्म हर जगह आम है, मोबाइल नामी डिवाइस, इंटरनेट सबके पास मौजूद है। हर आदमी 1-1, 2-2 मिनट की इंटरनेट पे अपनी वीडियो शेयर कर सकता है कि आज जी मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ। ऐसी रीडिंग सर्कल्स होना शहर में शुरू हो गए। पब्लिक लाइब्रेरीज अगर ख़त्म हुई थी तो उसकी जगह स्ट्रीट लाइब्रेरीज खुलना शुरू हो गई हैं। लेकिन वही बात है कि ये सदियों का गंद है तो ये मिनटों में साफ़ नहीं होगा। मुझे और आपको, बल्कि हम सबको अपने घर में किताब देनी होगी, एक छोटा सा किताबों का रैक बनाना होगा, बिल्कुल सराहनीय किताब रखनी होगी। हमारे एक बहुत ज़बरदस्त उस्ताद हैं और अंग्रेज़ी उर्दू दोनों में मारूफ़ हैं, बल्कि मैं तो उन्हें चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया इसलिए भी कहता हूँ कि उनसे आप अदब पे बात कर लें, लुगत पे बात कर लें, इंसानी नफ्सियात पे बात कर लें, या फिर लिखाई के इसरार और रमूज़ पर बात कर लें, वो मुकम्मल जवाब देते हैं। शादाब एहसानी साहब की बात कर रहे हैं। मैं शादाब एहसानी और डॉक्टर रऊफ़ पारिक दोनों का जिक्र करूंगा। रऊफ़ साहब ये कहते हैं कि भाई मैं लुगत पढ़ता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा सर लुगत क्यों? उन्होंने कहा लुगत इज़ लाइक अ नॉवल फॉर मी। वो मेरी एक नॉवल है, डिक्शनरी एक नॉवल की तरह मैं पढ़ता हूँ, मुझे नए नए अल्फाज मिलते हैं। मैंने कहा सर तशरीह करें, मैं तशफ़ी नहीं हुई। उन्होंने कहा देखो नॉवल में क्या सीखते हो? मैंने कहा सर नए नए मनाजिर देखता हूँ, नए नए किरदार देखता हूँ। उन्होंने कहा मैं डिक्शनरी को नॉवल के नज़र से इसलिए देखता हूँ कि हर लफ्ज़ जो है वो किसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, उसकी रूट फैमिली निकालता हूँ, वर्ड फैमिली निकालता हूँ, उससे मुझे मज़ा आता है। अच्छा, हमने यहाँ पर ऑफ द स्कूल में और बगदादी मस्जिद में एक लाइब्रेरी बनाई है, पब्लिक लाइब्रेरी। उसमें अच्छा रिस्पांस आया, लोग आना शुरू हुए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैंने ये देखा कि लोगों के आने की वजह ये भी थी कि यहाँ पे लोड शेडिंग का एक बहुत बड़ा अजाब है। इस इलाके में कोई 11 से 12 घंटे लाइट नहीं होती है। अभी भी लाइट जाने वाली है, हमें एक वक्फा करना पड़ेगा छोटा सा बीच में, वो एडिट कर देंगे बाद में, लेकिन ये बात सहना तो है ना हमें। तो देखिए ये लाइब्रेरीज़ खोलने से फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन मुझे बताया ना कि तलबा पढ़ क्या रहे हैं। आपने कहा तलबा बहुत पढ़ रहे हैं, मैं तो देखता हूँ तलबा कोर्स की किताब मुश्किल से ख़त्म कर रहे हैं। क्या प्लेजर रीडिंग वाकई में हो रही है? क्योंकि आप उस्ताद हैं, आप सुबह से रात तक पढ़ा रहे हैं, हफ्ते में 7 दिन पढ़ा रहे हैं, तो आपकी नज़र में तलबा से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपको? वो पढ़ क्या रहे हैं? अच्छा देखिए, तालीम तो हमारा ये मानना है कि 2 वे पॉलिसी है ना। हम कुछ देंगे और बच्चा कुछ सीखेगा, उसका रिस्पांस हमें कागज़ पर या उसके रिजल्ट की शक्ल में हमें मिलेगा। मसला हमारे यहाँ ये हुआ कि जो कोर्स हमारे यहाँ रिवाइज़ होता है वो बड़े रिवायती तरीक़ों से होता है, जिसे हम कह लें कि तदरीसियात या पेडागॉजी जो है उसकी टेक्निक्स नई नहीं है। फिर हमने अदब को लाजिम कर दिया। ये यूसुफ़ी साहब का बड़ा मशहूर जुमला है कि भाई किसी पूरी नस्ल को एक किसी टेक्स्ट या किताब से बेजार करना हो तो उसे निसाब में शामिल कर दो, और पूरी नस्ल को कोई किताब पढ़वानी हो तो उस पर पाबंदी लगा दो, तो फिर वो हर बाप को बेटे के बिस्तर पर या उसके तकिए के नीचे रखी हुई वो किताब मिलेगी। मैंने मूसा से मार्क्स तक भी पढ़ी थी, इसीलिए कि मैंने सुना था बैन है किताब ये। अच्छा ये लेकिन आपने उस वक्त बैन उठ गया था वो। हाँ, ये जो आपने तरक्की पसंदों का जिक्र किया ना, तरक्की पसंद और मार्क्सिस्ट फिक्र का एक कमाल तो ये था, उन्होंने उस किसान को भी उसके हुकूक का शऊर दे दिया और उसे ये बता दिया कि अदब में तुम्हारी रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है। मसलन आप देखें उर्दू में चंद एक ऐसे शौरा हैं जिनके पास से अगर आप आम आदमी की रिप्रेजेंटेशन निकाल दें, पिसे हुए तबकात की नुमाइंदगी निकाल दें, उनकी शायरी में कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ये कमाल है, उन्होंने मंशूर ऐसा ही दिया, और ये तरक्की पसंद तहरीक के मंशूर में ये बात शामिल भी थी कि आपको जाकर उन लोगों के दरमियान वक्त गुजारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो रियल लाइफ लिख रहे थे। हमारा आज का अदीब अदबी मेलों में बैठकर, कॉन्फ्रेंस और सेशन में बैठकर अदब तो तख्लीक कर रहा है, लेकिन वो मासिस तक ना पहुंचने की एक वजह ये है। दूसरी वजह, जो कोर्स में हमारा अदब शामिल है, नॉर्मली बच्चा या हमारी नस्ल जो है वो उससे इसलिए भी उकताने लगती है कि उसमें कोई हम बहुत इनकलाबी चीज़ नहीं पढ़ा सकते। मसलन हमने बच्चों की जो जहनी बलूगत है उसको मद्देनज़र रखते हुए नया कानून नामी अफसाना शामिल कर दिया। वजाद मसूद साहब ने बड़ा कमाल का उसमें एक आर्टिकल लिखा, लेकिन हर मंटो के अफसाने को वजाद मसूद में असर नहीं आ सकते। तो वो नया कानून उस ज़माने में तो अच्छा था जब वो शामिल किया गया, बदलते ज़माने के तकाजे कुछ और हैं। बच्चों को अब वो मंटो चाहिए जिसको पढ़ने से शायद उनके वालिदैन मना करते हैं। नहीं तो वो नया कोर्स रिवाइज करना चाहिए। नया कानून अभी तक है हमारे जी, हमारे सेकेंड ईयर उर्दू के निसाब में नया कानून अब तक शामिल है। नहीं वो वैसे वो है तो बड़ा अच्छा मजमून, उसको क्यों निकालना चाहते हैं? नहीं, उसकी वजह कि मंटो उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। मसलन आप ये देखें कि हमारे आज के मसाइल अगर हमारे अदब में रिप्रेजेंट हों तो वो अदब पढ़ना चाहिए या हिंदुस्तान की आज़ादी के अदब पढ़ना चाहिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ मंटो के अफसाने से। लेकिन वो एक आज़ादी का जो बैकग्राउंड में थीम चल रही है ना, तो वो तो मेरे ख्याल से समझने के लिए भी ज़रूरी है कि पार्टीशन की क्या वजूहत है, और आजकल भी आज़ादी के नारे जितने लग रहे हैं तो इतना शऊर तो होना चाहिए ना। फिर दूसरा मसला है ना कि आप जो कह रहे हैं मंटो बहुत बड़ा है, भाई वो तो कहीं इतना बड़ा हो जाता है कि आप क्या वो क्लास में कोर्स में वो पढ़ा सकते हैं? मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि मंटो के वो अफसाने जो आम तौर पर वो बगैर सेंसर के पढ़ाए जा सकें वो हमें कम मिलते हैं। लेकिन इसमें देखें एक अहम बात है, आपने बड़ी अच्छी चीज़ मुझे याद दिलाई। आप कह रहे हैं कि जी अदब में हमने अगर बच्चे को तकसीम पढ़ानी है, आज़ादी पढ़ानी है, तो उसके लिए तो PhD मौजूद है। हमारे एक दोस्त अक्सर मुझे कहा करते हैं कि यार हम हर सब्जेक्ट के नाम पर इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़ा रहे हैं, हम बच्चे को उस सब्जेक्ट की
की रूह के मुताबिक नहीं पढ़ा रहे। उस सब्जेक्ट की रूह है क्या? उर्दू अदब की रूह क्या है? उर्दू अदब की सवाल या तो ये किसी ना। भी अदब की रूह ये है कि वो अदब जिंदगी की रिप्रेजेंटेशन हो, जिंदगी का आईना हो। अदब बराए जिंदगी और अदब बराए अदब, ये दो बड़े अहम जी, नजरियात थे। तो हमारे ख्याल से अभी भी अदब है नजरियात, अदब हाँ। खुशनुमा भी होना चाहिए, उसको पढ़कर आपको तस्कीन हो, आपकी तफरी हो, आप एक बेड टाइम एक्टिविटी कर सकें, लेजर टाइम एक्टिविटी ये कर बैट सकें। की स्पेलिंग बता देगा इधर। ये BED पहला बैड है। तो और इसके साथ साथ आप जो है उसकी मदद से अपनी तत्हीर यानी आप अपने आप की इस्लाह भी कर सकें। भाई देखें, वो यूनानियों में ट्रेजेडी इसीलिए लिखी जाती थी ना कि वो कहते थे यार हमारे अंदर जो एक्स्ट्रा जज्बात जमा हो गए उनको हम निकाल दें रोने की वजह से, तो वो ट्रेजेडी देखते थे। फिर वो कहते थे ज़िंदगी से बहुत उकता गए, तो फिर वो कॉमेडी देखने लगते थे। यहीं से दुनिया में ट्रेजेडी और कॉमेडी का पर्सपेक्टिव आया। वो जो आपके सवाल का पहला हिस्सा था उस पर आता हूँ कि वो जो मंटो का अफसाना है वो तकसीम से मुताल्लिक है, लेकिन आम आदमी जो है अगर उसको ज़िंदगी में मसलन किसी ने डांट दिया दफ्तर में, या बच्चे ने स्कूल में टीचर से डांट खा ली, अब उसको ये वाला अफसाना पसंद आएगा, जिस अफसाने का मैं जिक्र कर रहा हूँ वो पसंद आएगा। मंटो का एक शाहकार अफसाना है, उसमें एक मामूली सा क्लर्क है और उसमें वो सुबह घर से बेगम की डांट खा के निकलता है, दफ्तर पहुँचता है तो साथियों के मजाक का निशाना बनता है, अपने मालिक की डांट भी सुनता है, बाहर निकलता है उसका दिल चाहता है यार किसी को गाली दे दूं बस, लेकिन पूरे रास्ते उसको कोई ऐसा आदमी मिलता ही नहीं है जिस पर उसका हुक्म चलता हो और वो उसे गाली दे सकता हो। आप इसको रिलेट कर लें हमारे आजकल के ज़माने से। क्या हम सब कभी ना कभी कोई ऐसे अल्फाज यूज़ नहीं करना चाहते जो हम आम आदमी के सामने नहीं कह सकते, लेकिन उनसे हमारी क्या होगी, रेक्टिफिकेशन होगी, हम तथहीर कर लेंगे अपने जज्बात की कि चलो जी निकल गई ये बात, आज़ाद हो गए हम। अगर ये अफसाना या इस किस्म ये के तो और बड़ा दीगर अफसाने भी प्रॉब्लमेटिक हैं। हो जाएगा। अभी एक जगह वो वजीर साहब ने ही तथहीर के बगैर गाली दे दी, फिर बाद में वो ट्वीट पे माफ़ी भी मांगी। तो हाँ चलो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बहस है, लेकिन इसका एक पार्ट ये है ना कि मुझे पता है लाइट जाने वाली है अभी, वो अगर लाइट गई तो हम उसको कट कर लेंगे, बात चलाते रहते हैं कि मज़हब हो चाहे तकसीम का मसला हो, सियासत हो, तो जब अदब बराए ज़िंदगी की बात होती है तो भाई ज़िंदगी को मज़हब भी तो रिप्रेजेंट कर रहा है, सियासत भी रिप्रेजेंट कर रही है, तकसीम भी रिप्रेजेंट कर रही है। तो फिर हम ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ मौज़ूआत को कॉर्नर कर रहे होते हैं उन वजूहात की वजह से जो हमारी मदर थेरीज़ हैं, जो हमारे नज़रियात हैं। मतलब मैं खुल के बात करूँ तो तरक्की पसंद जो हमारे जी अदीब हैं, शुअरा हैं, ज़ाहिर है कि उनके मज़हब के बारे में ख़ास राय है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उस ख़ास राय को इम्पोज करने के लिए ये बात की जा रही है? ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें दुनिया भर में कहीं भी निसाब या सिलेबस या करिकुलम प्लानिंग जब भी होती है तो वो स्टेक होल्डर्स को बिठाते हैं। स्टेक होल्डर्स में कौन होता है? हम देखते हैं कि आजकल कोई किताब छपने से पहले 10 वो अपने कारीन का इंतखाब करता है राइटर और उनको दे देता है वो किताब छपने से भी पहले, पब्लिशर के पास जाने से पहले, यार आप पढ़ें और इसमें बता दें। ये कंज्यूमर फीडबैक और कंज्यूमर चॉइस कितनी अहम है इसका अंदाज़ा में इस बात से हो गया कि कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो हम उसका ट्रायल वर्जन भी देख लेते हैं। लाइट चली गई और वो एक शायर ने कहा था कि अंधेरा मांगने आया था रोशनी की भीख, हम अपना घर ना जलाते तो और क्या करते। तो हम अपना ईंधन जला रहे हैं, जनरेटर हमने ऑन कर दिया है। तो आप अपनी बात को जो है जारी रखें। तो दुनिया में जहाँ भी करिकुलम बनता है, निसाब बनता है, करिकुलम प्लानिंग होती है, उसमें स्टेक होल्डर्स बिठाए जाते हैं। हमारे यहाँ स्टेक होल्डर्स का मसला है कि वो सरकारी कॉलेजेस के वही असातिज़ा हैं जो अपना MA का निसाब इसलिए पढ़ाने में फ़ख्र और ख़ुशी महसूस करते हैं कि उसके नोट्स उनके पास पहले से बने हुए हैं। बहुत मादरत के साथ ये बात कह रहा हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जिनका मुताला ताज़ा होगा और कितने लोग ऐसे हैं जिनका मुताला जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट होता रहता होगा। अगर कौम के असातिज़ा नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों से कैसे तवक्का हो सकती है। दूसरा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम बहुत ज़्यादा वन साइडेड करिकुलम बनाने की कोशिश करते हैं। जाहिर है बात ठीक भी है, दोनों तरफ से होता जो है। रियासत सब्जेक्ट पढ़ा रही है उस रियासत का पूरा इस्तेहकाक है वो बच्चे को वही रियासत कुछ का पढ़ाए। बयानिया बदल जाता है, रियासत कभी का हम बयानिया बदल तरक्की जाता है। पसंद हो जाते हैं, कभी हम मज़हब पसंद हो जाते हैं, कभी हम पता नहीं क्या पसंद करने लगते हैं, कभी किसी को नापसंद करने लगते हैं, और सब बदलता रहता है। अच्छा, ये जिस मौजू की तरफ आपने इशारा किया ना कि रियासत का बयानिया कैसे बदलता है, रियासत के एक बहुत अहम आदमी थे सिद्दीक सालिक, मशहूर आदमी थे, ISPR में भी रहे। उन्होंने रियासत का बयानिया बदलने पर एक बड़ा खूबसूरत नावल लिखा और अफसोस की बात है कि उर्दू में उस नावल का जिक्र ज़रा कम होता है। प्रेशर कुकर के नाम से उन्होंने एक ऐसे आदमी का जिक्र किया है, एक ऐसा पेंटर का जिक्र किया है जो कभी रूसी मुसव्विरों के पीछे चल पड़ता था, इस्ताराती बात है, कभी अमेरिकन पेंटिंग की तहरीकें उसे पसंद आती थी, इस्ताराती बात है, कभी कोरिया चला जाता था। यानी इसमें उसने रियासत की जो पैराडाइम शिफ्ट है 70 साल की वो दिखाई है और आखिर में वो खुदकुशी कर लेता है। उसका दुख मुझे अच्छा, ये है। ये अगर आप जुमला ना कहते तो मैं ये कहने वाला था, इतने इस्तेआराती भी नहीं है कि कोई डिकोड ना कर सके इसको। जी। अच्छा, तरक्की पसंद अदीबों की जो बात आप कर रहे थे, तो कराची की तरफ अगर हम वापस आए तो कराची शहर में तरक्की पसंद शुअरा अदीबों इनका क्या किरदार रहा तदरीस में, तालीम में, इस पर ज़रा सा कुछ फरमाएं कुछ आप।
देखें, वो जो आपने एक शुरू में भी जिक्र किया कि आप जो किताब लिख रहे हैं वो दरअसल मेरा बुनियादी तौर पर एमफिल का मकाला है, जिसका उन्वान है कि कराची हकीकत और नॉवल के माबैन, यानी कराची को रिप्रेजेंट करते हुए, कराची की तफहीम को सामने रखते हुए जो नॉवल रखेगा, या कराची को बुनियाद बनाकर जो उर्दू अंग्रेज़ी में नॉवल रखेगा। मैंने उनका तज्जिया करने की कोशिश की है। इस ज़िम्न में मैंने बहुत सारी शख्सियात से इंटरव्यूज़ भी किए, बहुत अहम शख्सियात से जिनमें मोहम्मद हनीफ नामी नामवर सहाफ़ी, उमर शाहिद हामिद, सिविल सर्विसेज से ताल्लुक़ रखते हैं, पुलिस सर्विसेज और पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं जी, नॉवल निगार भी हैं, उनके नॉवल पेंगुइन इंडिया से भी छापे गए हैं। बदर आलम साहब हैं, सहाफ़ी, अदीब, शौरा, ऐसे लोगों का मैंने बदर आलम साहब की क्या बात है, बहुत ही ज़बरदस्त एडिटर, और मेरी उनसे मुलाकात रही है। और उनका कमाल ही कि उन्होंने मैगज़ीन एडिटिंग जिन खातून की ज़ेर निगरानी सीखी, उनके बारे में एक और बड़े सहाफ़ी ने, जिसको हकीकत में बड़ा कहता हूँ, उसने कहा भाई ये हमारे आर्ट स्कूल्स, ये हमारे मीडिया हाउसेज, ये कुछ नहीं सिखाते, जो उस खातून ने 4 प्रेस रिलीज़ लिखकर मुझे सिखा दिया। और मेरा ख्याल है कि वो ऐसी हैं कि उनकी तस्वीर और उनका काम हर न्यूज़ रूम में आवेज़ा होना चाहिए। रज़िया भट्टी को अगर कोई नहीं जानता, मेरा ख्याल है उसने अंग्रेज़ी सहाफ़त का पाकिस्तान में एक रोशन और ताबनाक चेहरा बिल्कुल, और नहीं देखा। एक और बहुत ताबनाक चेहरा हमारी अंग्रेज़ी सहाफ़त का तलत असलम साहब, उनका इंतकाल हाल ही में हुआ है। तो बदर आलम साहब से हमने उनकी भी बहुत तारीफ़ सुनी, और मैं बड़ा खुश नसीब हूँ कि मैंने तलत असलम साहब के अंडर काम किया है द न्यूज़ में। और इस पर मज़े की बात यह है कि फ़रिश्ते असलम जो हैं, उन्होंने उमर शाहिद हामिद को कराची से हटकर जो उन्होंने पहली बार क्रिकेट पर नॉवल लिखा है, क्रिकेट फिक्सिंग पर, उस पर काम करने में मदद दी, क्योंकि वो मेरा ख्याल है बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की पहली स्पोर्ट्स या फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहलाई जा सकती हैं। इंटरटेनमेंट के हवाले से भी उनका बहुत काम है, इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे भी तलत फ़रिश्ते असलम ने बहुत कुछ लिखा। और क्रिकेट के हवाले से उमर शाहिद हामिद का वो जो नॉवल है द फिक्स, बहुत आउटस्टैंडिंग नॉवल है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि पहली बार उन्होंने अपना यॉनरा चेंज करने की कोशिश की है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने पूछी तरक्की पसंद शौरा और अदबा के हवाले से, मज़े की बात यह है कि 1958 में यानी पाकिस्तान बनने के बाद एक तरक्की पसंद अदीब, नॉवल निगार, सहाफ़ी, जिनकी हालिया दिनों पैदाइश का दिन भी गुजरा है, शौकत सिद्दीकी को याद करना पड़ेगा। उन्होंने खुदा की बस्ती के नाम से कराची की जो अंडरवर्ल्ड है, यानी अंडरवर्ल्ड से मुराद ज़ेर ज़मीन जराइम की दुनिया, उसकी पूरी दास्तान हमारे सामने एक पेंटिंग की सूरत में रख दी है। और मज़ेदार बात आपने ज़मीन जराइम की दुनिया, उसकी वजह यह है कि शौकत सिद्दीकी को एक समाजी हकीकत निगार भी कहा जाता है, बल्कि एक खातून है मरियम हुसैन, उनका थीसिस ही इस मौजू पर है कि जिस तरह चार्ल्स डिकेंस हमें अंग्रेज़ों की ज़िंदगी दिखा रहा था, वो वहाँ का समाजी हकीकत निगार था, उन्होंने यहाँ शौकत सिद्दीकी के फ़िक्र फ़न का जायज़ा चार्ल्स डिकेंस के फ़िक्र फ़न की रोशनी में किया है कि इन दोनों में क्या कंपैरिजन है। तो इसी सूरत में क्या हुआ कि उन्होंने जांगलूस नामी एक नॉवल भी लिखा जो 3 जिल्दों में, और इस नॉवल का किस्सा बड़ा अजीब है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं वो भी सुनाता चलूँ। हुआ ये कि शौकत सिद्दीकी का एक नॉवल मेरे हाथ उस ज़माने में लगा था जब मैं अंग्रेज़ी अदब में उर्दू के तजुर्बात करने की कोशिश कर रहा था। मतलब मैं था अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट में, लेकिन भाग भाग कर उर्दू वालों के पास जाता था, तो वो मुझे बेचारे बैठने की जगह दे देते थे, और मैं भी कहीं ना कहीं उनके गोशे में सर छुपा के पड़ा रहता था। यानी वो कह लें कि गोशे में कफस के मुझे आराम बहुत है। उर्दू की लाइब्रेरी में मुझे बहुत मज़ा आता था, मैं वहाँ बैठता था, तो वहाँ मेरी नज़र से गुजरी जांगलूस की एक जिल्द, लेकिन क्योंकि मैं डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू का उस वक्त बाकाज़ाब्ता स्टूडेंट नहीं था, उन खातून ने मुझे देने से इनकार कर दिया। अब हुआ ये कि सस्ता ज़माना था, अम्मा ने एक दफ़ा पैसे दिए 1000 रुपये, और कहा कि भाई वो एक हस्पताल है NICVD, मेरे वालिद दिल के मरीज़ थे मरहूम, उनकी दवा ले आओ। और वो दवा क्योंकि ज़ाहिर है सिंध हुकूमत मुफ्त दवा फराम करती है, तो मैं वो दवा लेने जा रहा था। रास्ते में मुझे मेरा वो पुराना ठेले वाला नज़र आया, उसने कहा भाई आज कोई ऐसा आदमी मरा जिसके घर पे सारी जो है ना आपकी पसंद की किताबें, नॉवल बहुत हैं, ढूंढ लो अभी देख लो। अब मैंने देखा कि यार वक्त भी कम है और पैसे भी कम है, मैंने कहा चलो अल्लाह मालिक है यार, किताबें ख़रीदते हैं। जांगलूस की 3 जिल्दें सबसे ऊपर रखी थी, और उसके बारे में सुना यह था कि शौकत सिद्दीकी जब जांगलूस लिख रहे थे तो पाकिस्तान के कौन से देहात, कौन से गांव, कौन से टब्बे और कौन से ज़िले का नक्शा नहीं था जो उनके सामने ना हो। ये उनकी बेटी ने भी बताया, अभी गुफ्तगू करते हुए जामिया कराची शोबा उर्दू ने शौकत सिद्दीकी 7 साला कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की, उसमें भी बताया, अखबारों में भी छपा उनके बारे में। फिर वो प्रेस क्लब के बानी अरकान में से भी शामिल हैं, और वो अमन और मसावत नामी अखबारात में भी लिखते रहते थे, तो बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में लोगों को पता है। तो शौकत सिद्दीकी का वो जो जांगलूस है वो देही अंडरवर्ल्ड की एक कहानी है कि तकसीम के बाद जो है वो चीज़ें लोगों ने किस तरह बंदर बांट की ज़मीनों की क्लेम किस तरह अलॉट कराए, और इसकी ड्रामाई तश्कील भी हुई थी, लेकिन बावजूद वो मुकम्मल ना हो सकी। लेकिन शौकत सिद्दीकी का जो पहला नॉवल है खुदा की बस्ती, वापस आता हूँ कराची के बारे में, उसमें पूरी ड्रामाई तश्कील भी हुई, और यूँ कह लीजिए कि हमारे अहद के चंद बड़े अदाकारों ने उसमें काम भी किया, यानी बहरोज़ अफजारी भी हमें उसमें नज़र आते हैं। और
जमीलुद्दीन आली के साहबजादे उसकी इब्तिदाई एक साथ में काम कर चुके हैं, और राजा, नौशा, बशारत, वो भिखारी और बच्चों अगवा करने वाले, बुर्दा फरोश, स्काई लार्कों की तंजीमें, सब कुछ मुझे ऐसा लगता है जैसे हम सब अपने सामने उठते बैठते हुए कराची को बनता हुआ देख रहे हैं। अच्छा ये बताएं, हमने जो इतनी गुफ्तगू की है इसमें एक लफ्ज़ बारहा आया है, वो है उर्दू। कभी वो सियासी मानों में आ रहा था तो हमने कहीं रोका, कहीं लिसानी मानों में, कहीं अदबी मानों में, लेकिन उर्दू और कराची ज़ाहिर है कि हम माना ही हो गए कि, लेकिन इसकी क्या वजह है? और पहली बात तो ये कि ये ठीक है बात, क्योंकि अभी बात बहुत ज़्यादा कही जा रही है कि कराची बड़ा उर्दू का शायर नहीं प्रोड्यूस कर रहा, कराची उर्दू का बड़ा अदीब लेकर नहीं आ रहा, नावल निगार लेकर नहीं आ रहा। पंजाब में देखें कितने अच्छे शेर कहे जा रहे हैं, बलूचिस्तान में देखें आप, केपी में देखें। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि इस बारे में आपकी राय है क्या, और अगर ये राय गलत है ठीक है तो फिर इस पर हम आगे चलते हैं कहीं। अच्छा देखें, उर्दू अदब में दबिस्तानों की बहस शेरुल हिंद की इशात के वक्त से ही जारी है। दबिस्तान लखनऊ हो गया, फिर दबिस्तान दिल्ली हो गया, फिर दोनों दबिस्तानों पे बड़े ज़बरदस्त किस्म के तहकीकी मकालात लिखे गए। मसलन दबिस्तान लखनऊ की शायरी पर डॉक्टर अब्दुल्ला सिद्दीकी का मकाला, जिन्हें पाकिस्तान का पहला उर्दू में PhD कहा जा सकता है, सदर शोबा रहे जामिया कराची के, बेतहाशा लोगों ने उनकी ज़ेर निगरानी PhD मुकम्मल किया। फिर नूरुल हसन साहब ने दिल्ली के दबिस्तान शायरी पे PhD का मकाला लिखा। तो दबिस्तानों की बहस मुस्तहकम हो गई कि जी किस दबिस्तान में, नहीं किस स्कूल ऑफ थॉट में किस किस्म की शायरी होगी। अब जब पाकिस्तान बनने के बाद उर्दू कराची से यूं नहीं कहा जाएगा कि उर्दू कराची में पली बढ़ी, या कराची का अपना स्टाइल जो था उर्दू का वो जब रचने बसने लगा लोगों में, तो इब्तिदाई 30 साल तो बड़ी अच्छी तहकीकात के और तख्लीकात के सामने आते हैं। मसलन अनवर सिंह राय साहब का एक शानदार नावल है जो बहुत यूं कह लीजिए कि वो चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड लगता है। मतलब उनकी वो चीज़ें मशहूर हो गई जो नहीं मशहूर होनी चाहिए थी, और उनका वो नावल पीछे चला गया जो कि हकीकत में मार्शल लॉ के खिलाफ ही पहली दस्तावेज़ है। चीख के नाम से वो नावल उन्होंने लिखा, बहुत शाहकार नावल है। और अदब के किसी भी सिक्काबंद नकात को उठा लें, तालिब इल्म को उठा लें, उससे कहा जी नावल निगारी, बोला हाँ भी कराची पे लिखे गए नावलों में एक अहम नाम चीख का भी नावल है। इसमें एक इंसान और एक कैरेक्टर जो वो गायब हो जाता है, और उसे एक ऐसे मुकदमे का सामना होता है जिसका मुनसिफ भी नामालूम है, सवालात भी नामालूम है, और वो किरदार भी एक जिना अस्पताल के सामने आखिर में पड़ा हुआ पाया जाता है। लोग कहते हैं कि तुम शुरू से ही यहीं थे। लेकिन इसमें कमाल की बात यह है कि अच्छा शेर जहाँ तक हम बात कहेंगे तो उसके लिए नाकिदाना फ़न कराची वालों में कितना रह गया है। कराची वाले मुशायरे में सिर्फ हा हू करने के लिए रह गए, या मुशायरे के नाम पर वो गाँव तक ये लगा करते भी आ रहे हैं। हाँ, वो नहीं कर रहे। मुशायरे में लेटने के लिए रह गए, इस्तराहत कर रहे हैं बिस्तर पे, या फिर यूं कह लीजिए कि वो मुशायरे अदबी मेले कराची से पंजाब, या यूं कह लीजिए पूरे पाकिस्तान में इसलिए भी मुंतकिल हो गए कि उन लोगों ने उर्दू को सीने से लगाया है। वो जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपनी बड़ी मशहूर उनकी किताब है आब हयात, और वो उर्दू में उसी तरह मशहूर है कि जैसे हम कह लें कि जी मुसलमानों में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मशहूर है, तो वो कह देंगे कि जी ये मुसलमान होते हैं। तो ये किताब भी इसीलिए मशहूर है कि आज़ाद ने लिखी है इसलिए मशहूर है। गो के उसके चंद नज़रियात गलत हैं, लेकिन आप उसके खाके पढ़ें, मज़ेदार किताब है। उसमें उन्होंने अपने उस्ताद का खाका लिखा, गालिब पर थोड़ा सा उन्होंने कलम चला दिया, क्योंकि ज़ाहिर है वो उनके उस्ताद से तो बड़े नहीं हो सकते थे। चंद एक बड़े शौरा को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, तो उन्होंने उसमें वो जुमला लिखा कि हमारी उर्दू कहाँ से निकली, शाहजहाँआबाद में परवान चढ़ी। और वहीं से गलत नज़रिया भी राइज हो गया कि उर्दू कोई लश्करी ज़बान है। वो फिर बात की तहकीक ने ये बात गलत साबित की कि उर्दू कोई लश्करी ज़बान नहीं है। तो हमारे यहाँ भी ये हुआ कि उर्दू निकली तो कराची से, लेकिन अहले पंजाब ने या पूरे पाकिस्तान ने उसे गले से लगा लिया। और उस गले से लगाने की मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि कराची में सरकारी सतह पर उर्दू की तदरीस कहाँ होती है। कराची में सरकारी सतह पर इंटर के बाद उर्दू की तदरीस कहीं नहीं है। हमारे इंजीनियरिंग जामियात हैं, उर्दू नहीं पढ़ाई जाती। हमारे यहाँ जनरल जामियात में सिर्फ जामिया कराची और वफाकी जामिया उर्दू, यानी जैसे हम फ़ास्ट कहते हैं, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ पर उर्दू की तदरीस हो रही है। पंजाब के हर ज़िले में एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मौजूद है और BS उर्दू करा रहा है, शाम की क्लासें भी हो रही है। मुझे एक उस्ताद ने ये कहा कि भाई इतना उर्दू का मुस्तकबिल रोशन है पंजाब में कि मेरे अंडर 20 लोग रजिस्टर हो गए PhD के, और सब अपना काम कर रहे हैं। और ये सब वो लोग हैं जो दूर दराज ज़िलों से आ रहे हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान बाकायदगी से मुनक्किद हो रहा है, उर्दू के बड़े बड़े प्रोफेसर ने, और वो सिर्फ उर्दू के प्रोफेसर नहीं रहे अब, बल्कि यूँ समझ लें कि वो मेरिटोरियस प्रोफेसर होगा। मतलब नासिर अब्बास नैयर साहब का नाम लूँगा, उनकी वजह शोहरत अब उर्दू नहीं रही, वो एक फ़िक्र अंगेज़ दानिश्वर के तौर पे मशहूर हो गए। इसी तरह मोइन निज़ामी साहब अरबी फ़ारसी के आदमी हैं, उर्दू के भी पक्के आदमी हैं। कौन सा जामिया या कौन सी जामिया ऐसी है, या पंजाब का कौन सा उर्दू डिपार्टमेंट ऐसा जिसने 3-4 PhD अच्छे पढ़े लिखे PhD पैदा ना किए हों? इसी की वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि उर्दू में PhD या तो उर्दू में MPhil या MA उर्दू की तदरीस जो है वो कराची की सिर्फ 2 ही जामियात करवा रही हैं। कॉलेजेस में MA उर्दू नहीं हो रहा,
बीए की सतह पर कोई उर्दू रखने को तैयार नहीं है। उर्दू का निसाब हमने लाजमी कर दिया बच्चों के लिए, लाजमी करेंगे तो वो चिढ़ने लगेंगे उससे। उसको दिलचस्प बनाने के लिए निजी शोबे को भी आगे आना पड़ेगा। नहीं, लाजमी कहाँ की है? उर्दू का निसाब हमने लाजमी जहाँ पर किया वो मैट्रिक और इंटर की हाँ, सतह वहाँ पर तक की है। ना। उर्दू लाजमी सबको पढ़नी। अच्छा, हम उसमें वहाँ उसे चॉइस दे सकते थे, जैसे ओ नहीं, लेवल में एक देखिए, चॉइस है। यहाँ दो बात हो गई ना। अब एक तो आप कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में उर्दू नहीं है, और आप यहाँ कह रहे हैं यहाँ लाजमी कर दिया है, तो आपकी रिकमेंडेशन क्या है कि हर तरफ इख्तियारी हो जाए, ऑप्शनल हो देखें, जाए? हम जैसे इसको लम्स की तरह कर सकते हैं कि अगर मुझे नहीं पता है, मैं नाम यहाँ ले सकता हूँ नहीं नहीं ले ले सकते सकता हूँ इस नाम। चीज़ का। लम्स ने ये किया है कि उसने ह्यूमैनिटीज़ वाले को भी उर्दू पढ़ानी है किसी तरह, और उसने उसको क्या किया, उसने उसको दिलचस्प कर दिया। कहीं उसने उसको मेलों की रिवायत से जोड़ दिया कि जी ये लाहौर में इतने मेले मुनक्किद होते हैं, इनकी रिपोर्ट लिख के ले आए, वो उसका फील्ड ट्रिप टाइप होता है। कहीं उन्होंने कवाली और महफिल सिमा की रिवायत से जोड़ दिया कि जी एक साहब ये पढ़ाएंगे उसको। कहीं उन्होंने सिर्फ टेक्स्ट नहीं रखा, बल्कि उन्होंने कहा कि जी आप इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दें, मंटो के किसी अफसाने पे डॉक्यूमेंट्री बना के ले आए। तो ये सब चीज़ें तो हम यहाँ भी कराची ये की सब सतह पे कर बहुत सकते अच्छा हैं। है, सब बहुत अच्छा है, लेकिन आप बताएं क्या लम्स के पास और वहाँ जो ऑडियंस है, जो बच्चे आ रहे हैं, उनके पास जो वसाइल दस्तयाब हैं, तो क्या कराची की जो इस वक्त सिचुएशन है, माशी जो हालात हैं, हमारे असातिज़ा को तनख्वाह मिल रही है नहीं मिल रही, आप अभी बताएंगे, अब जानते हैं, तो इस सूरत हाल में वो मॉडल बहुत अच्छा मॉडल है, वो क्या रेप्लिकेट हो सकता है हमारी जामियात में? देखें, अगर हमारी जामियात में इस किस्म के मंसूबे बन सकते हैं कि जी नई कैंटीन कहाँ बनानी है, और जो है ना नए आने वाले आदमी को इस्तकबालिया किस तरह देना है, अब तो लग रहा है ये कि उस्ताद से बात कर रहे हैं हम। ये मंसूबे बनाना भी और इसको रेप्लिकेट करना, या यूं कह लीजिए कि इसको चैनलाइज करना मुश्किल नहीं बहुत है। खूब, निजी हाँ, बहुत इदारे अच्छा, बहुत अच्छा। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, उनको इंगेज करने की ज़रूरत है। निसाब को आप निसाब की तरह पढ़ाएंगे तो बच्चा भी भागेगा और आपका इन्वेस्टर भी भागेगा। इन्वेस्टर को मेरा ख्याल है कि आप सिर्फ ये बाकी सोसाइटी की चीज़ें नहीं बल्कि तदरीस वाला शोबा भी देखना पड़ेगा। ये हिस्सा मेरे ख्याल है ऐसा है जो अब तक इन्वेस्टर्स की निगाहों से या सरमायादाराना बहुत निज़ाम अहम की बात निगाहों है। से ओझल है। इन्वेस्टर क्या, आप यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स के सर हालात देखें, यहाँ के स्कूलों के हालात देखें, उर्दू पढ़ाने के लिए किसका इंतखाब होता है अमूमन, नॉट एवरीवेयर, कि भाई उर्दू कोई भी पढ़ा लेगा, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, वो आर्ट्स का टीचर है, वो इस्लामियात, कई जगह इस्लामियात के टीचर उर्दू पढ़ा रहे होते हैं। और मैंने अपनी आंखों से कुछ इदारों में देखा है, मैंने तो बहुत अच्छी जगह से पढ़ लिया जितना पढ़ा, लेकिन कई जगह हमने ऐसे हौलनाक वाक़यात देखे हैं कि मसलन ये है कि क्लास के अंदर वो कौकब के माने चांद बता रहे हैं टीचर, और उनको बताया जा रहा है कि भाई तो कुरान की आयत भी है कि कौकब के माने चांद नहीं सितारे होते हैं, तो वो नहीं मान रहे क्योंकि उर्दू उनका सब्जेक्ट ही नहीं है। कहीं अंग्रेज़ी वाले को उर्दू दे दी आपने, कहीं किसी इंजीनियर को उर्दू दे दी है, तो उर्दू का फिर वही हाल हो रहा है। तो ये सारे हुक्मरान तबका मिलकर कराची का कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसकी वजह है कि वो जो हम कहते हैं कि बहुत सारे बावर्ची मिलकर कोई डिश बनाए तो वो डिश तबाह और ख़राब हो जाती है। यहाँ हमारे यहाँ मसला ये नहीं, हुआ, क्या उर्दू वजह है कि उर्दू के जो स्पेशलिस्ट हैं, जैसे आप जैसे हजरात हैं, अब एक तो आप लोगों का मसला ये है ना कि आप लोगों को तनख्वाह पहले ही कम दी जाती है, आप तो रेस से पहले ही आधी तनख्वाह तो चली आती है कि हम तो उर्दू पढ़ाने आए, और फिर ये कि चलें आप आधे पैसों पे भी पढ़ा रहे हैं अगर, तो वो क्यों कोचिंग सेंटर स्कूल अच्छे उर्दू के असातिज़ा नहीं रखना चाहते? क्या उनके जहन में ये है कि ये सब्जेक्ट पढ़ा के करना क्या है? लेकिन देखिए इसमें एक बात ये भी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो कंपलसरी सब्जेक्ट जिसे हम लाजमी मज़ामीन कह लें, उर्दू इंग्लिश तो फिर भी इंटरनेशनल और बिजनेस लैंग्वेज होने की वजह से किसी हद तक अहमियत की हामिल है, दफ्तरी सरकारी ज़बान भी है, मुआश जुड़ा हुआ है ना, तो पैसे जुड़ा हुआ है बिल्कुल हमारा। ऐसा ही है। लेकिन उर्दू के साथ एक तो बदकिस्मती ये रही कि इसको वैसे तो पूरे पाकिस्तान की ज़बान कहा गया और है भी, लिखते भी हैं लोग, इसमें इज़हार ख्याल भी करते हैं, लेकिन इसे ओन जिस तरह करना चाहिए था, ओनरशिप लेनी चाहिए थी चंद एक इदारों को। मसलन यहाँ पर एक साहब ऐसे भी थे जिन्होंने आकर कहा भाई ये उर्दू साइंस बोर्ड क्या होता है, इसको बदल दें, साइंस की किताब उर्दू में नहीं हो सकती कोई। तो उनको बताया गया भाई जामिया उस्मानिया पाकिस्तान बनने से पहले मेडिकल की पूरी तालीम उर्दू में दे रही थी, इंजीनियरिंग की पूरी तालीम उर्दू में दे रही थी, वो ये सब इदारे बंद करने चले थे। उन्होंने कहा भाई उर्दू साइंस बोर्ड होना ही नहीं चाहिए, ये आप पैसे खा रहे हैं हमारे सिर्फ। ऐसे भी हमारे मंसूबे अच्छा, पेश आप किए बात गए। बहुत आगे ले गए, क्योंकि यहाँ पर ना एक मसला है कि मेरा भी इस पे एक ओपिनियन है, और वो शायद आप उससे बल्कि यकीनन अग्री नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि ना साइंस और मैथ्स अब उर्दू में नहीं पढ़ानी चाहिए। मतलब मैं यहाँ तक तो मुत्तफ़िक हूँ कि भाई उर्दू अदब पढ़ाने के लिए, ज़बान पढ़ाने के लिए, शेर पढ़ाने के लिए, रिवायत पढ़ाने के लिए, दास्तान पढ़ाने के लिए, अफसाना पढ़ाने के लिए बेहतरीन असातिज़ा हों, उसमें वाली आप हरकत ना करें कि डॉक्टर इंजीनियर, मतलब इंजीनियर या कोई MBBS डॉक्टर खड़ा कर दिया, कोई आर्ट्स का टीचर खड़ा कर दिया। वो तो चले हम अग्री है ना इस बात पे। अब इससे आगे चलते हैं। देखिए मैं इस पे आता हूँ, आपकी बात पे आता हूँ। अगर हम ये कहेंगे ना कि उर्दू में
साइंस की तदरीस नहीं हो सकती है, साइंस की किताबें उर्दू में तर्जुमा मुंतकिल ना हो, बहुत बड़ा इल्मी और अदबी सरमाया जो है वो हमें ठिकाने लगाना पड़ेगा। उसकी वजह बताता हूँ, ये पूरी एक रिवायत है। दुनिया में जो तराजिम का सिलसिला है, हम तक इल्म कैसे पहुँचा? तराजिम के ज़रिए पहुँचा ना, कोई चीज़ ओरिजिनल तो नहीं आई हम तक। जो कुछ था अच्छी बड़ी ज़बानों में कहा गया, उनके तराजिम हमारी ज़बाने में हुए। तो उर्दू में तो तराजिम की एक बहुत बड़ी रिवायत मौजूद है। भाई आप मुझे ये बताएं ना कि जामिया उस्मानिया का मैंने जिक्र किया, एक रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसमें भी उर्दू में तदरीस होती थी। हमारे यहाँ ये पूरी जामिया बनाई इसी तर्ज पर, इसी मशवरे के साथ गई कि जी हाँ, बाबा उर्दू का भी ये ख्वाब था कि जी एक ऐसी जामिया हो जो उर्दू में ही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए, इसमें तर्जुमे की। मतलब आप मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आप साइंस पढ़ा दें, इंजीनियर बना दें उर्दू ज़बान में। अब मेरे 2 असातिज़ा ऐसे हैं, मैं सर शहाब तहज़ीब, हमें एनईडी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों पे महारत उनको। इसी तरह मेरे एक उस्ताद सर इस्माइल, उन्होंने उर्दू से पढ़ा, बाद में उन्होंने फिर अंग्रेज़ी पढ़ ली, तो उनको दोनों ज़बानें आ गई। लेकिन मैंने देखा कि भाई वो दोनों असातिज़ा हों, वो उनकी नौकरी की वजह अंग्रेज़ी आना है, यानी कि वो इस्तिलाह अंग्रेज़ी में नहीं आती तो वो ना उसको पढ़ा सकते, ना उससे कोई इस्तिफ़ादा कर सकते। तो अगर आप बच्चे को सारी इस्तिलाहात उर्दू में सिखा देंगे, आप जो है वो कौसैन पढ़ाएंगे उसको, तो वो फिर कौसैन पढ़ के मार्केट में जाके क्या करेगा? ठीक है, देखें जैसे हमने ये कहा कि जी कंपलसरी इंग्लिश होती है लाजमी, और हमने लाजमी भी की हुई है। तो उर्दू में तदरीस का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप उसको अंग्रेज़ी को कोई लफ्ज़ ना आने दें। भाई ज़बानें सीखने दें, ज़बानें सीखने के लिए उसे आज़ाद करने दें। ये जो हर साल दुनिया में ज़बानों का या मादरी ज़बानों का आलमी दिन मनाया जाता है, उसकी एक वजह क्या है? हर आदमी तालीम मादरी ज़बान में हासिल करे, रोज़गार की ज़बान बदल सकती है। अच्छा, ये एक यूँ कह लीजिए कि एक बहुत बड़ी डिबेट है। अगर ये डिबेट खुल गई तो मेरा ख्याल है कि हमारी जो है वो पूरी रील ख़त्म भी उसमें बात में हो सकती है। तो मैं सिर्फ बताने का मकसद ये कहना चाह रहा हूँ, या यूँ कहना चाह रहा हूँ कि ये जो तराजिम की हमारी रिवायत है, ये पूरी ख़त्म हो जाएगी अगर हम उर्दू में तराजिम नहीं होने देंगे। देखें, दुनिया की जितनी बड़ी ज़बानें हैं, या दुनिया की वो ज़बानें जिनमें अच्छा लिखा जा रहा है या लिखा जा चुका है, उन तक भी वो चीज़ें कहीं ना कहीं से कन्वर्ट होकर पहुँची। ये तो हम मानते हैं। बिल्कुल, ये तराजिम तो होने चाहिए, लेकिन तदरीस की ज़बान क्या होनी चाहिए क्लासरूम में, साइंस पढ़ाते हुए, मैथ्स पढ़ाते हुए? देखें, जो सब्जेक्ट जिस ज़बान में लिखा गया उसको पढ़ाना उसी ज़बान में चाहिए, लेकिन ये बच्चे का इख्तियारी फेल भी हो कि अगर उसको जनरल साइंस उर्दू में अच्छी समझ आती है तो उसका पेपर उसमें दे दे, लेकिन उसमें उसकी कॉम्पिटेंसी के लिए, प्रोफिशेंसी के लिए अंग्रेज़ी बेसिक तो उसे आ जाए ना, कि जो उसने पढ़ा उसका तर्जुमा कर ले। अब हम ये तो नहीं कह रहे ना कि जी वो पूरी किताब को ट्रांसलेट करके पढ़ ले, वो उसकी इस्तिलाहात का तर्जुमा भी पढ़ सकता है, जो अहम नाम है उनका भी पढ़ सकता है। मतलब हम नहीं कह रहे कि जी थर्मामीटर का आप उर्दू तर्जुमा लाजमी करें, थर्मामीटर इज़ राइट, ब्लड प्रेशर इज़ राइट, ठीक है, लेकिन जहाँ आपके पास तबीब जैसा लफ्ज़ है वहाँ आप डॉक्टर ना कहें, जहाँ आपके पास मतब जैसा लफ्ज़ है आप क्लिनिक ना कहें। तो ये एक पूरी अलग से एक बहस हो जाएगी। तदरीस उर्दू पर आता हूँ। बस उर्दू तदरीस के असातिज़ा का भी बहुत बड़ा कसूर है कि वो सब्जेक्ट समझ के उसे पढ़ाते हैं, ज़िंदगी नहीं पढ़ाते। भाई मुझसे एक दफ़ा एक इदारे में सवाल हुआ कि यार हम आपको क्यों रखें, आप हमें बताएं। डेमो तो उन्होंने लिया, इंटरव्यू भी लिया। बोला यार एक ऐसा कोई अपनी जो खुसूसियत बताएं कि आप उर्दू किस तरह पढ़ाएंगे। तो मैंने कहा सर मैंने तो कहा ही नहीं मैं उर्दू पढ़ाने आया हूँ, मैं तो ज़िंदगी पढ़ाने आया हूँ और मैं ज़िंदगी को अदब से जोड़ के पढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा मिसाल दे दें। मैंने कहा सर वो फिर हम कहते हैं कि हाथ कंगन को आरसी किया, तो आप ऐसा करें आप कोई क्लासरूम दे दें, मैं वहाँ पे मिसाल दे देता हूँ। लिख के को फारसी का जी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आप जो है वो इंटर की क्लास में चले जाएं हमारी, और वहाँ आप जो है वो ऐसा करें कि जो आपका दिल चाहे वो पढ़ा दें। तो मैंने कहा कि चलें जी ठीक है, मैं आपको जाकर वो एक बड़ा मशहूर अफसाना है वो पढ़ा देता हूँ। मुजस्मा नामी अफसाना था, गुलाम अब्बास का शाहकार अफसाना है। तो मैंने देखा कि वहाँ पर तुलबा और तालबात दोनों बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि भाई टीवी देखते हैं आप लोग? उन्होंने कहा बिल्कुल देखते हैं। मैंने कहा टीवी पे गालिब मौज़ूआत यानी अक्सरियती मौज़ूआत क्या हैं? उन्होंने कहा, एक बच्ची बड़ी ज़बरदस्त, मुझे उसका जवाब पसंद आया, उसने कहा सर वो एक हमारे यहाँ ट्रायंगल बना हुआ, उससे हट के कोई ड्रामा नहीं होता। तो मैंने कहा बेटा अगर उसी ड्रामे को ज़िंदगी में अप्लाई कर दें तो आप क्या करेंगी उसकी जगह? बोला सर वो जैसा सलूक उस लड़की के साथ होता है मैं भी थप्पड़ मार कर आ जाऊंगी। लेकिन मैंने कहा अब इसको उल्टा करते हैं, अगर किसी लड़के के साथ ऐसा सलूक होने लगे वो क्या करेगा? तो लड़कों ने नारे लगाना शुरू कर दिए कि भाई हम तो बड़ा ज़बरदस्त सलूक कर देंगे और हमारे अंदर तो बड़ा पेशेंस है। मैंने कहा आओ इसी पेशेंस को हम एक अफसाने की सूरत में मुलाहजा करते हैं, खुलासा सुनो। जब मैंने उनको खुलासा सुना तो वो खुलासा मुकम्मल होने से पहले वो साहब उठे और उन्होंने कहा यार अब आप आ जाएं, और हमने आपको मुलाजमत पर रख लिया है। बताने का मकसद सिर्फ इसका ये था कि हमारे असातिज़ा क्या करते हैं, वो नोट्स की मदद से पढ़ाते हैं, जबकि होना तो ये चाहिए कि आप बच्चे को पहले आमादगी लाएं। बीएड एमएड की सतह पर बड़ा अच्छा हमारे यहाँ कोर्स है, वो आमादगी और सुपुर्दगी की दो उसमें कैफियत पढ़ाई जाती हैं। यानी आमादा कैसे करना है बच्चे को, लेसन पे लाना किस तरह है। वो हमारे यहाँ शफीकुर रहमान का बड़ा अच्छा एक मजमून है, उसमें उन्होंने लिखा कि दो बच्चे शरारती बहुत थे, पढ़ते नहीं थे, उनके वालिद ने बड़े टीचर्स ट्राई किए,
और लोग आए और हार के चले गए। एक आदमी है, उसने कहा मैं इनको पढ़ा दूंगा। वो आया, पहले उसने देखा कि बच्चों को पसंद किया, उसने देखा जानवर पसंद है। एक दिन वो खरगोश ले आया, उसने 2 खरगोश दिए, बच्चे खेलने लगे। अब उसने एक छुपा लिया, तो बच्चे ने कहा कि ये कहाँ गए? बोला बताओ कितने रह गए? बच्चे ने कहा 1। उसने कहा शाबाश। अगले दिन फिर आया, वो 4 खरगोश लाया। अब उसने 2 छुपा दिए और 2 उनको दे दिए। बोला कितने बचे? बोला 2। तो जो बड़ा भाई था उसने कहा देखो भाई, ये मजाक मजाक में मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। तो बात ये है कि हमने उसको जब ज़िंदगी की तरह पढ़ाना है उर्दू की तदरीस को, तो हमने उसे कैसे रखना पड़ेगा? हमने उसे शहर से जोड़ना पड़ेगा, हमें उसे लोगों से जोड़ना पड़ेगा, लोगों के मसाइल से जोड़ना पड़ेगा। मसलन आप देखें ना कि आज लोग किस तरह बसों में लटक लटक कर सफ़र करते हैं, ट्रेन में किस तरह सफ़र करते हैं। अब ये अगर बच्चे को समझा दिया जाए तो वो कराची की बस में सफ़र हो रहा है नामी नज़्म आसानी से समझ आ जाएगी। यही वो टेक्निक है जो मैं यूज़ करता हूँ। मैं मौजू चुनने से पहले ये देख लेता हूँ आजकल कौन सी चीज़ सोसाइटी में इन है, या यूँ कह लीजिए कि किसका ट्रेंड चला हुआ है। कराची के बच्चे को कुछ समझ आए ना आए, अशफाक अहमद का चोर जो अफसाना है ना, वो जरूर समझ आ जाएगा। वो शायद समझाने की जरूरत ना पड़े। वो शायद उसकी वजह यह है कि वो जो उसकी चोरी थी उससे कतई नज़र वो जो उसके दिल पर बोझ था, वो हमारे यहाँ कराची का तो कम से कम हर आदमी दिल पर लिए फिरता है कि यार मैं अपनी नस्लों को कैसा कराची दे रहा हूँ। तो वो चोर ने भी जिस तरह सिर्फ एक कब्र पर फातिहा खानी की और फूलों की चादर चढ़ा दी, मेरा ख्याल है कुछ अरसे बाद हम भी एक इज्तिमाई कब्र की तरह कराची पर कोई फातिहा पढ़ेंगे और चादर चढ़ाकर आगे चल पड़ेंगे। अल्लाह ना करे कि बहाल मामला वहाँ तक जाएं, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि कमोबेश हम वहीं पर हैं। बस उसको अब इख्तिताम से पहले हम एक बात ये ज़रूर आपसे सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि ऑफ द स्कूल में आप जो कोचिंग सेंटर है हमारा उसको हेड करते हैं, सेक्शन हेड हैं आप उसके। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर आप जो उर्दू पढ़ा रहे हैं या सॉफ्ट सब्जेक्ट जो हम पढ़ा रहे हैं, तो उसके अंदर यहाँ पर ऐसी क्या यूएसपी आपके पास है जिससे आपने वो वाक़या बताया, जिससे हमें लगे कि यार इसी तरह से बाकी कोचिंग सेंटर्स और स्कूल्स को भी पढ़ाना चाहिए? तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, सबसे अच्छी बात ऑफ द स्कूल में ये है कि हर मौजू का, हर मजमून का चुना हुआ उस्ताद हमने लिया। यानी हमने देखा कि उसकी बेसिक डिग्री किस सब्जेक्ट में, वो पढ़ा क्या रहा है। जब हमने ये तय कर लिया तो फिर हमने देखा कि उसकी टीचिंग टेक्निक क्या है। मैं क्योंकि इस पूरे अमल का और इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा था तो मुझे अंदाज़ा है। फिर हमने देखा कि टीचिंग टेक्निक में जो पहली चीज़ होती है वो बच्चे को आमादा करना। अब हमारे यहाँ जो टारगेटेड ऑडियंस बच्चा है वो तो इसी लोकेलिटी का बच्चा है, उसको गैदर करना बड़ा मुश्किल है। कुछ जाके उसको ये इस बात पर लाना कि यार तुम 2 साल पूरा बैठ के पढ़ोगे तो तुम्हारा कुछ बेहतर फ्यूचर होगा, उसको फौरी रिजल्ट वाली कोई चीज़ चाहिए। तो हमने 2 काम किए। हमने प्रोफेशनल ज़बानों के कोर्सेज उसके लिए शुरू कर दिए और दीगर चीज़ों की सतह पर हमने उसे अपने पास हर तरह से इंगेज करना शुरू कर दिया। यहाँ पर जो तदरीस हमारे यहाँ होती है उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि हम चाहें कि जी गालिब की गज़ल हमने पढ़ानी है। अब हम जब अगर मिसाल के तौर पे गालिब का ये शेर पढ़ाएंगे कि उसकी कोई औलाद ज़िंदा नहीं बची, उसके बारे में उसकी गज़ल है कि जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब क़यामत का है गोया कोई दिन और। तो हम ज़िया मोइनुद्दीन की आवाज़ में रिकॉर्ड हुई हुई गालिब की कोई डॉक्यूमेंट्री उसी वक्त सुना भी सकते हैं और अमला मौजूद है जो कि उसी डॉक्यूमेंट्री को बच्चों के मोबाइल पर या उनके इंटरनेट गैजेट्स पर या उनके घरों के जो वालिदैन के पास मोबाइल हैं उस पर भी भेज सकता है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि बच्चे को रिलेट करने में आसानी होती है कि कल जो टॉपिक मैंने पढ़ना है उसके बारे में मैं ये वीडियो देख लूँ। इसका एक और फ़ायदा ये होता है कि फिर हमने बच्चे को नोट्स कल्चर से यहाँ आज़ाद कर दिया। हम उसे कहते हैं कि जी उर्दू का पेपर चेक होता है बोर्ड की सतह का लैंग्वेज पर, तो आप अपनी ज़बान बेहतर कर लें। हमने लिखवाने वाली ज़बान बेहतर करने के लिए उसे नोट्स कल्चर से निकाला, क्योंकि हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर्स में उमूमन रिवाज ये कि कंपलसरी क्लास एक ही होगी हफ्ते में और सेशन के अख्ताम पे नोट्स मिल जाएंगे। हमने उसे कहा भाई नोट्स नहीं है, जो तुम लिखोगे वो तुम्हारे नोट्स हैं और उसको डे टू डे अफेयर से जोड़ते जाओ। जो लिख रहे हो बस रोज़ाना की बुनियाद पे चेक कराओ। तो ये तरीका वैसे तो जदीद दौर में बड़ा पुराना और कदीम सा लगता है, लेकिन मैं सच बताऊं इससे सादा, इससे आसान और इससे ज़्यादा असर पजीर जो तरीका है वो मैंने उर्दू तदरीस का आज तक नहीं देखा। और ये पुराने असातिज़ा का तरीका देखें, दुनिया उर्दू LSE में जाकर भी पढ़ लेगी एक कोर्स के तौर पे, फंक्शनल उर्दू के तौर पर भी पढ़ लेगी मीडिया के बहुत सारे इदारों में, लेकिन वो जो उर्दू तदरीस का हमारा पुराना तरीका था कि उस्ताद आया, उसने कोई एक शेर बोर्ड पे लिखा, उसके महासिन समझाए, शायर की ज़िंदगी पर कुछ बात की और कहा भाई हर आदमी अब इसकी अपनी तशरीह करे। अब सोचें 40 लोगों की क्लास में अगर 10 लोग अलग अलग तशरीह कर रहे हैं और उन 10 लोगों के पास 20 अल्फाज हैं, तो आपकी वोकैबलरी में यकलख्त कितने अल्फाज का इजाफा हुआ। ये आइडियल तरीका है। बेतहाशा नए तरीके आ चुके हैं जदीद तदरीस में, ऑनलाइन भी उर्दू पढ़ाई जाती है, बड़े बड़े स्कूल्स और कॉलेजेस टैबलेट्स की मदद से भी उर्दू पढ़ाते हैं। लेकिन उस तरीके से मुझे लगता है कि कम से कम हम उर्दू मेन्यू स्क्रिप्ट से तो लोगों को जोड़ सकते हैं ना, क्योंकि रोमन टेक्सटिंग ने या रोमन मेन्यू स्क्रिप्ट ने हमारी ज़बान के सिर्फ इमला को बेला गर्क नहीं किया, बल्कि उर्दू के अल्फाज भी बच्चों को भुला दिए। आप जे और जाल का फ़र्क, उर्दू के बड़े बड़े
असातिज़ा से मैं कहता हूँ कि जी लिखवा के दिखवा दें कि जी जे कहाँ लगेगा और जाल कहाँ लगेगा, कौन सा लफ्ज़ हे पे ख़त्म होगा और कौन सा लफ्ज़ अलिफ पे ख़त्म होगा, किस लफ्ज़ का माला कैसे होगा और किस लफ्ज़ में हमज़ा लगना चाहिए और किस लफ्ज़ में ये नहीं लगना चाहिए। बात फिर वही आएगी कि मुताला भी कम है लोगों का। कुछ लोग ये समझते हैं कि यार बात वही है कि चलो मेरी किस्मत पे एक जुल्म हो गया कि मुझे कुछ नहीं बनाना था तो उर्दू बना दी। वो एक बेवज़न शेर हमारे दोस्त पढ़ते हैं, लेकिन मैं हमेशा उनसे बार बार ज़िद करके सुनता हूँ वो शेर, और वो ये कहते हैं कि मेयार तालीम को कुछ यूँ भी गिरा दिया और जो कुछ ना था उसे टीचर बना दिया। इस किस्म का वो शेर सुनाते हैं। तो मैं कहता हूँ बात तुम्हारी किसी हद तक ठीक है, जो हमारे यहाँ कुछ नहीं करना चाहता वो कहता है चलें जी ठीक है आप टीचर बन जाएं, इसमें इजाफा यूँ कर लें कि उसे हम उर्दू का टीचर बना देते हैं कि जी लेकिन इसने देखिए अब क्या तो बड़ा करना है। आसान है, मेरे पास मोबाइल फ़ोन है। अब मुझे भी क्योंकि मसला कभी कभी आता है कि अलिफ आएगा या हे आएगा, जाल आएगा, तो आप लुगत देखें। तो ये इतनी सहूलत के बावजूद भी अगर लुगत नहीं देखी जा रही तो फिर तो फातिहा ही है। फिर तो असल में देखें मेरा ख्याल ये है कि वो जो कौमें या जो लोग तारीख़ से सबक नहीं सीखते फिर वो तारीख़ का हिस्सा ही नहीं बनते, बल्कि तारीख़ उन्हें कुचल कर आगे बढ़ जाती है। और ये दुनिया की तारीख़ भी इस बात की गवाह है कि जिन कौमों ने अपनी ज़बान की हिफाजत नहीं की, मेरा ख्याल है उनका नाम लेवा कोई भी नहीं बचा। यूनानी आज तक क्यों जाने जाते हैं? ओरिजिनल टेक्स्ट उनकी ज़बान के हमें मिल गया, अरस्तू के, अफलातून के और बाकी तमाम फ़लसफ़ों के। रूम के लोग या रोमन्स क्यों जाने जाते हैं? वो फिल्मों के ज़रिए उनकी रिप्रेजेंटेशन हॉलीवुड में बहुत अच्छी हो गई। हमारे पास रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या है? हम उर्दू का कौन सा ऐसा शाहकार बड़ा अफसाना है या नॉवेल है जिस पर हमने कोई फिल्म बनाई और वो कामयाब भी हुई और उसने यूँ कह लें कि खिड़की तोड़ रश किया बॉक्स ऑफिस पे। आखिरी बात, कराची वाले किस चीज़ से पहचाने जाएंगे अब ये बता दें। अगर मेरा ख्याल है टूटी सड़कें, उबलते गटर, ये सब हटाकर हम कराची का मंजरनामा देखें तो वो जो सुबह सुबह स्कूल जाते हुए बच्चे हैं कराची में, हर कौमियत के, हर स्कूल के, कराची उनसे पहचाना जाएगा। कराची अपने उन अदबा और शौरा से पहचाना जाएगा जिन्होंने अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों तरह की ज़बानों में कराची की रिप्रेजेंटेशन की। या कराची अपने उन सहाफ़ियों की मदद से पहचाना जाएगा जिन्होंने रिसर्च के ज़रिए कराची की वो तमाम डेमोग्राफ़ी हमारे सामने ला के रख दी कि भाई देखो शहर ऐसा है, ठीक करने के लिए तो सबको आगे आना पड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि मुस्तकबिल बहुत ज़्यादा तारीख है, पढ़ भी रहे लोग, पढ़ाए भी जा रहे हैं, इसको सिर्फ बेसिमती के अजाब से निकालने की ज़रूरत है। वो कहते हैं कि अजाब ये भी किसी और पर नहीं आया, तमाम उम्र चले और घर नहीं आया। तो हम लोग चल रहे हैं, घर यकीनन कभी ना कभी आ जाएगा और उम्मीद है कि घर कराची की सूरत में ही होगा। बहुत खूब। और कराची उन लोगों से भी पहचाना जा रहा है कि जो इन तमाम हालात के बावजूद कराची में रह रहे हैं, यहाँ की तकलीफ़ सह रहे हैं, लेकिन इस शहर को ज़िंदा रखने के लिए अपना खून दे रहे हैं। चाहे वो फ़लाही तंजीमें हों, वो मुखय्यर हजरात हों, वो हमारे सरकारी अहदेदारान हों, सब इसी शहर के बसने वाले हैं और सब कहीं ना कहीं इस शहर को अपना खून इस उम्मीद से दे रहे हैं कि ये शहर ज़िंदा है तो हम ज़िंदा है, इस शहर से हमारी पहचान है और ये शहर ही हमारा घर है, यहीं हमने पैदाइश हासिल की है और शायद यहीं हमने चले जाना है। गो कि अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कराची छोड़कर दूसरे इलाकों में जा रहे हैं, पाकिस्तान छोड़कर मुंतकिल हो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर उम्मीद की एक शम्मा जलाए बैठे हैं। क्योंकि शायर ने सही तो कहा था मुनीब भाई के शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। लाइट नहीं है हमारे पास अभी भी, लेकिन एक शम्मा उम्मीद की ज़रूर है और इंशाल्लाह ताला हम दुआ गो हैं कि इस शहर में ऐसे दिन वापस आएंगे कि जहाँ पे फिर बागो बहरा वाला मामला दोबारा से इंशाल्लाह होगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने कराची के हवाले से, उर्दू के हवाले से बातें की, आपने उस बात का जवाब नहीं दिया कि कराची में बड़े शायर होते हैं नहीं होते। कराची के जो बड़े शायर थे वो मेरे ख्याल है उनके अंदर से कराची अब निकल गया है, लिहाजा गज़ल बड़ी कराची में नहीं हो रही, लेकिन नज़में जो हैं वो अभी भी बड़ी और तवील नज़में कराची में लिखी जा रही हैं। ख़ास तौर पर हमारे पास जो नसरी नज़म की तहरीक है उसके सारे बानी अरकान में कराची के ही शौरा अहमद हिमेश हैं, कमर जमील हैं, मुहिब आरफी हैं, तमाम वो लोग हैं जिनके यहाँ अदबी महफ़िल कराची में मुनक्किद होती थी। तो ऐसा नहीं कि कराची में बड़ा शायर पैदा नहीं हो रहा, हाँ ये ज़रूर है कि उसका शेर ट्रैवल नहीं कर रहा। वो मरहूम अमजद इस्लाम अमजद ने एक दफ़ा कहा था कि भाई अगर बड़ा और अच्छा शेर हिमालय की तराई के किसी जंगल में भी कोई आदमी कहेगा ना तो वो लाहौर में बैठे हुए मेरे ड्राइंग रूम के किसी शनासा के कानों तक ज़रूर पहुँचेगा। तो कराची वाले शेर कह भी रहे हैं, शेर गोई भी है, शेर फहमी भी है, लेकिन वही बात है कि अगर हमारा अदीब, हमारा शायर हमारे अहद का और हमारे शहर का अलमिया नहीं लिखेगा तो फिर मेरे ख्याल है उसका शेर ट्रैवल नहीं करेगा। कह दिया था ना कि जिसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ, एक नए मौजू के साथ मुलाकात होगी।